नमस्कार। आज हम कानून की किताबों में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं और ख़ास तौर पर उन हिस्सों पर जो शादी ब्याह से जुड़े कुछ अहम कानूनी कायदों की बात करते हैं। हमारे पास कुछ कानूनी दस्तावेजों के अंश हैं जिन्हें हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये कानून क्या कहते हैं, बल्कि ये भी समझना है कि इनके पीछे सोच क्या है, असल ज़िंदगी में इनके क्या मायने हैं। कभी सोचा है कि भाई अगर कोई शादी का झूठा वादा करके किसी को साथ रहने पर मजबूर करे तो कानून क्या कहता है, कितनी गंभीरता से लेता है इसे? या फिर मान लीजिए कोई पहले से शादीशुदा है और फिर दूसरी शादी कर ले, तब क्या? तो चलिए आज इन कानूनी धाराओं की क्या कहते हैं तह तक चलते हैं। ये प्रावधान हमें शादी जैसी संस्था और उससे जुड़ी कानूनी सुरक्षाओं के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। शुरुआत करते हैं धारा 81 से। सेक्शन 81 ये उस सिचुएशन के बारे में है जहां मान लीजिए कोई पुरुष किसी महिला को धोखे से ये यकीन दिला दे कि वो कानूनी तौर पर उससे शादीशुदा है, जबकि असल में ऐसा है नहीं, और इसी झूठे यकीन के भरोसे वो महिला उसके साथ रहने लगती है या यौन संबंध बनाती है। इसमें सजा देखिए काफी सख्त है, 10 साल तक की कैद और जुर्माना अलग। 10 साल ये दिखाता है कि कानून इस तरह के भरोसे के टूटने को कितना गंभीर मानता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ कानून सिर्फ धोखे को सजा नहीं दे रहा, बल्कि विश्वास के आपराधिक खनन को, मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को दंडित कर रहा है। शादी को तो भरोसे की बुनियाद पर टिका हुआ माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल। तो जब कोई इस भरोसे को खासकर साथ रहने या यौन संबंध बनाने के लिए धोखे से तोड़ता है, तो कानून की नज़र में ये एक संगीन अपराध बन जाता है। ये उस महिला के सम्मान और उसके भरोसे की रक्षा का एक प्रयास है जिसे जानबूझकर अंधेरे में रखा गया। ये सजा बताती है कि ऐसे धोखे का असर कितना गहरा हो सकता है। तो ये सिर्फ मतलब दिल टूटना नहीं है, ये बाकायदा एक कानूनी अपराध है जिसकी सजा इतनी लंबी हो सकती है। अच्छा, तो धोखे का ये एक रूप हुआ। अब उस स्थिति पर आते हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों ने सुना होगा। धारा 82 यानी द्विविवाह, बिगेमी। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी कर लेता है और वो दूसरी शादी सिर्फ इसलिए गैरकानूनी है क्योंकि पहली शादी अभी भी चल रही है, तो उसे 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। ये तो काफी मतलब सीधा लगता है पहली बार में। हाँ, सिद्धांत तो सीधा है, एक समय में एक ही कानूनी शादी। लेकिन कानून को व्यावहारिक चीजें भी देखनी पड़ती हैं। जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती, इसीलिए इसमें कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस भी रखे गए हैं। हाँ, वो एक्सेप्शंस क्या हैं? एक तो ये कि अगर किसी कोर्ट ने मतलब सक्षम न्यायालय ने पहली शादी को ही अमान्य या वॉइड घोषित कर दिया हो, तब ये धारा लागू नहीं होगी। ये तो समझ आता है। लेकिन दूसरा अपवाद थोड़ा पेचीदा लगता है। वो ये कि अगर पहला पति या पत्नी लगातार 7 साल से लापता है, गायब है, और इन 7 सालों में उसके जिंदा होने की कोई पुख्ता खबर, कोई जानकारी नहीं मिली है। 7 साल, ये तो बहुत लंबा वक्त है। हाँ, 7 साल की अवधि ऐसे ही नहीं तय की गई है। कानून ये मानकर चलता है कि अगर इतने लंबे समय तक किसी का कोई अता पता ना हो, कोई खबर ना हो, तो ये मान लेना शायद ठीक है कि वो व्यक्ति जीवित नहीं है, या कम से कम वो शादी का बंधन व्यावहारिक रूप से खत्म हो चुका है। ये उस व्यक्ति को जिंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता देता है जो इतने साल से इंतजार में है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त भी है। वो क्या शर्त है? शर्त ये है कि जो व्यक्ति दूसरी शादी कर रहा है, उससे अपने होने वाले नए जीवन साथी को अपनी पहली शादी और उससे जुड़े जो भी हालात हैं, उनके बारे में सब कुछ सच सच बताना होगा। पूरी पारदर्शिता रखनी होगी। कानून भले ही 7 साल की गुमशुदगी के बाद दूसरी शादी की इजाजत दे रहा है, लेकिन वो नए रिश्ते की शुरुआत धोखे पर करने की इजाजत कतई नहीं देता। अच्छा, मतलब 7 साल बाद भी अगर दूसरी शादी करनी है तो ईमानदारी पहली जरूरत है। और अगर कोई ये जानकारी छुपा ले तो, मान लीजिए बताया ही नहीं नए पार्टनर को पहली शादी के बारे में, बस यहीं पर धारा 82 का दूसरा हिस्सा आता है, उपखंड 2 सबसेक्शन 2। और ये बहुत दिलचस्प है। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करते समय जानबूझकर मतलब इंटेंशनली अपनी पहली शादी की बात अपने नए साथी से छुपाता है तो सजा 7 साल से बढ़कर 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है। अरे मतलब छुपाने की सजा ज्यादा है, 7 साल से सीधे 10 साल, ये तो बड़ी बात हुई। बिल्कुल,
क्योंकि यहाँ अपराध डबल हो गया है ना। एक तो आपने द्विविवाह किया जो तकनीकी रूप से गलत है, और दूसरा आपने अपने नए साथी को जानबूझकर धोखा दिया। कानून यहाँ सिर्फ शादी की कानूनी वैधता नहीं देख रहा, वो उस इरादे को, उस नियत को भी देख रहा है जिसके साथ ये दूसरा रिश्ता बनाया जा रहा है। सच छुपाना, खासकर इतना बड़ा सच, ये दिखाता है कि व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है और उसने दूसरे इंसान को धोखे में रखा है। ये शादी जैसे रिश्ते में ईमानदारी कितनी जरूरी है, ये बताता है। ये बात तो वाकई गौर करने वाली है कि सिर्फ दूसरी शादी करना ही नहीं, बल्कि उसे छुपाना अपराध को कहीं ज्यादा गंभीर बना देता है। अच्छा, अब धोखे के एक और पहलू पर आते हैं। धारा 83 ये भी शादी से जुड़े फ्रॉड की बात करती है, पर थोड़ी अलग तरह से। ये धारा उस व्यक्ति पर लागू होती है जो क्या कहते हैं, बेईमानी या कपटपूर्ण इरादे से, मतलब डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से शादी की कोई रस्म पूरी करता है, जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि इस रस्म से वो कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं हो रहा है। मतलब एक तरह से शादी का नाटक करना बिना कानूनी मान्यता के। हाँ, यहाँ जोर बेईमानी या कपटपूर्ण आशय और शादी की रस्म पर है। धारा 81 में धोखा सहवास या यौन संबंध के लिए था। यहाँ धोखा शादी की रस्म के जरिए किया जा रहा है। व्यक्ति को पता है कि यह शादी कानूनी नहीं है, फिर भी वो रस्में निभा रहा है, शायद किसी को दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा भला? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है किसी पे सामाजिक दबाव हो, दिखाने का कि शादी हो गई है, या शायद कोई आर्थिक फायदा उठाना चाहता हो, या किसी और को गुमराह करना हो। मकसद चाहे जो भी हो, अगर इरादा बेईमानी का है और व्यक्ति जानता है कि ये कानूनी शादी नहीं है, फिर भी रस्मों का दिखावा कर रहा है, तो ये कानून का उल्लंघन है। और इसके लिए सजा? इसके लिए भी 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। ये एक तरह से विवाह की संस्था का मजाक उड़ाने जैसा है। जो रस्में पवित्र मानी जाती हैं, उनका इस्तेमाल धोखे के लिए करना। मतलब अगर कोई सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए या किसी और गलत इरादे से शादी की झूठी रस्में करता है, ये जानते हुए कि ये कानूनी नहीं है, तो उस पर धारा 83 लग सकती है। ये धारा 81 और 82 से इस तरह अलग है कि यहाँ फोकस शादी की रस्म पर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं धारा 84 की तरफ। इसकी भाषा थोड़ी अलग सी लगती है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला को कहीं ले जाता है या बहला फुसला कर ले जाता है जिसके बारे में वो जानता है या मानने का कारण रखता है कि वो किसी दूसरे पुरुष की पत्नी है, और उसका इरादा ये है कि वो महिला किसी व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध बनाए, मतलब इलिसिट इंटरकॉर्स, तो ये एक अपराध है। इसमें ऐसी महिला को इसी इरादे से छिपाना या रोककर रखना भी शामिल है। हाँ, इस प्रावधान की भाषा पर ध्यान देना जरूरी है। किसी अन्य पुरुष की पत्नी, ये उस सामाजिक और कानूनी माहौल को दिखाता है जिसमें ये कानून मूल रूप से लिखे गए थे। इसका मुख्य मकसद शादी की सीमाओं की रक्षा करना था, और किसी तीसरे पक्ष द्वारा, मतलब किसी बाहर वाले द्वारा शादीशुदा रिश्ते में दखल देना, खासकर अवैध संबंधों को बढ़ावा देने के इरादे से उसे रोकना था। और इसके लिए सजा 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। ये बाकी धाराओं के मुकाबले थोड़ी कम लगती है सजा। हाँ, सजा कम लग सकती है, लेकिन ये फिर भी ये मानता है कि किसी विवाहित महिला को गलत इरादे से बहकाना या ले जाना एक दंडनीय अपराध है। क्या आज के समय में इसकी व्याख्या कुछ बदली है? देखिए, कानूनों की व्याख्या तो समय के साथ बदलती रहती है। अदालतें मौजूदा सामाजिक संदर्भ में उन्हें लागू करती हैं। शब्द भले ही वही रहें, लेकिन जोर इस बात पर रहता है कि क्या किसी व्यक्ति ने जानबूझकर किसी विवाहित महिला को अवैध संबंधों के लिए उकसाया या प्रेरित किया, जिससे मौजूदा शादीशुदा रिश्ते को नुकसान पहुंचे। फोकस तीसरे पक्ष के गलत इरादे और दखल पर होता है। समझ गया, ठीक है। अब हम आज की चर्चा की आखिरी धारा पर आते हैं, धारा 85, और एक बेहद गंभीर और दुर्भाग्य से काफी प्रासंगिक, मतलब रेलेवेंट मुद्दे से जुड़ी है। पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूअल्टी। ये धारा साफ कहती है कि अगर किसी शादीशुदा महिला का पति या पति के रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता का बर्ताव करते हैं तो उन्हें 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। ये साफ तौर पर मानता है कि शादी, जिसे एक सुरक्षित और सम्मानजनक रिश्ता माना जाना चाहिए, वो भी दुर्व्यवहार का स्थान बन सकता है। क्रूरता को एक अलग अपराध मानना घरेलू हिंसा और वैवाहिक दुर्व्यवहार के खिलाफ
एक कानूनी कवच देता है। क्रूरता का मतलब यहाँ क्या है? क्या ये सिर्फ मारपीट है, शारीरिक हिंसा? नहीं, आमतौर पर क्रूरता की कानूनी परिभाषा काफी फैली हुई है, व्यापक है। इसमें सिर्फ शारीरिक चोट या खतरा ही नहीं आता, बल्कि ऐसा बर्ताव भी शामिल है जिससे महिला के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचे या उसे इतना तंग किया जाए कि वो आत्महत्या के बारे में सोचने लगे। इसमें अक्सर दहेज या किसी प्रॉपर्टी की मांग को लेकर किया जाने वाला उत्पीड़न भी शामिल होता है। तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्रूरता को कवर करता है। ये धारा महिलाओं को शादी के अंदर होने वाले उत्पीड़न से बचाने का एक अहम जरिया है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि कानून इस तरह के बर्ताव को बहुत गंभीरता से लेता है और इसे सजा के लायक अपराध मानता है। 3 साल की कैद और जुर्माना शायद कुछ लोगों को कम लगे, लेकिन ये कानूनी मान्यता है कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये धाराएं 81 से 85 तक, ये सब मिलकर शादी से जुड़े कुछ गंभीर कानूनी मुद्दों को सामने लाती हैं। हमने देखा कि कानून कैसे धोखे, धारा 81, 83, द्विविवाह और उसे छुपाने, धारा 82, विवाहित महिला को गलत इरादे से बहकाने, धारा 84, और सबसे बढ़कर शादी के भीतर क्रूरता, धारा 85 जैसे मामलों को देखता है। हाँ, इन सभी में एक बात कॉमन दिखती है। कानून तब बीच में आता है जब शादी से जुड़े भरोसे, ईमानदारी या सुरक्षा का उल्लंघन होता है, चाहे वो शादी का झूठा वादा हो या पहले से शादीशुदा होने की बात छुपाना या फिर शादी की रस्मों का गलत इस्तेमाल या अपने जीवन साथी के साथ क्रूरता करना। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कानून व्यक्तिगत रिश्तों की दहलीज पर भी खड़ा है, खासकर तब जब भरोसे को तोड़ा जाता है, धोखा दिया जाता है या किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाई जाती है। ये स्थितियां फिर सिर्फ निजी मामले नहीं रह जाती, बल्कि कानूनी दायरे में आ जाती हैं, क्योंकि ये समाज के तय नैतिक और कानूनी दायरों को तोड़ती हैं। शादी भले एक निजी संबंध हो, लेकिन कानून उसमें शामिल लोगों की सुरक्षा और अधिकारों को पक्का करने में अपनी भूमिका निभाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज हमने जिन धाराओं पर बात की, धारा 81, शादी का झूठा विश्वास दिलाकर सहवास, इसमें 10 साल तक कैद। धारा 82, द्विविवाह, 7 साल तक, लेकिन अगर पहली शादी छुपाई तो 10 साल तक। धारा 83, धोखे से शादी की रस्म करना, 7 साल तक। धारा 84, विवाहित महिला को बहलाना, 2 साल तक या जुर्माना। और धारा 85, पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, 3 साल तक कैद और जुर्माना। जी, ये सजाएं और प्रावधान शादी से जुड़ी कानूनी उम्मीदों और सुरक्षाओं की एक तस्वीर तो दिखाते हैं, पर यहाँ एक गहरा सवाल भी उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। ये कानून एक खास समय और सामाजिक संदर्भ में बने थे। आज जब समाज बदल रहा है, रिश्तों की परिभाषाएं बदल रही हैं, खुद शादी की संस्था कई बदलावों से गुजर रही है, तो इन कानूनों की प्रासंगिकता कितनी है? अच्छा, आप कहना चाह रही हैं कि क्या ये कानून आज की जो जटिल सच्चाइयां हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप हैं या अलग अलग तरह के पारिवारिक ढांचे बन रहे हैं, क्या उनको पूरी तरह से एड्रेस कर पाते हैं? हाँ, बिल्कुल। और ये भी कि क्या इनकी जो मौजूदा व्याख्याएं हैं, जो इंटरप्रिटेशंस हैं, वो आज की चुनौतियों और सामाजिक मूल्यों से तालमेल बिठा पा रहे हैं? उदाहरण के लिए, जैसे हमने धारा 84 की भाषा देखी, क्या वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? या क्रूरता की परिभाषा में क्या नए तरह के दुर्व्यवहार, जैसे आजकल डिजिटल हैरेसमेंट होता है, क्या उसको शामिल करने की जरूरत है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर लगातार कानूनी और सामाजिक चर्चा बहुत जरूरी है, ताकि कानून समय के साथ चले और प्रभावी बना रहे। वाकई ये सोचने वाली बात है कि कानून कैसे समय के साथ कदम मिलाता है या उसे मिलाना चाहिए। कानून की दुनिया सच में बहुत गहरी है और समाज के साथ इसका रिश्ता हमेशा बदलता रहता है, विकसित होता रहता है। खैर, आज की हमारी ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म होती है। उम्मीद है इन कानूनी प्रावधानों पर जो बात हुई वो जानकारी भरी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ।